हाय एवरीवन, आप सभी का एडीज क्लासेस में एक बार दोबारा से स्वागत है। हम लोगों ने रे ऑप्टिक्स स्टार्ट किया था। रे ऑप्टिक्स में हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर, और प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन में दो प्लेन मिरर के बीच में हमने एंगल ऑफ डेविएशन वगैरह निकालना सीखा था। और जब नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन टू हो दो प्लेन मिरर के बीच में, तो एंगल ऑफ डेविएशन का फार्मूला भी हमने देखा होगा 360 माइनस 2 थीटा। लेकिन अगर दो से ज़्यादा डेविएशन होगा तो हर इंडिविजुअल रिफ्लेक्शन का डेविएशन निकालकर उसका अरिथमेटिक सम कर देंगे, हमारा नेट डेविएशन कैलकुलेट होकर आ जाएगा। आज हम लोग को नया टॉपिक स्टार्ट करना है, रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर और इंसिडेंट रे। हम लोग का आज का नया टॉपिक है प्लेन मिरर या इंसिडेंट रे के रोटेशन से हमारा रिफ्लेक्टेड रे कितना रोटेट करेगा, हमें ये आज हम लोग क्या जानना चाहते हैं कि अगर प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन में अगर मिरर को रोटेट किया जाए या इंसिडेंट रे को रोटेट किया जाए तो इसके रोटेशन से हमारा रिफ्लेक्टेड रे कितना रोटेट होगा और किस डायरेक्शन में रोटेट होगा, हम लोग ये जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूँ रोटेशन ऑफ मिरर। सबसे पहले मैं क्या बता रहा हूँ, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रोटेशन ऑफ मिरर। अगर मिरर को रोटेट किया जाएगा तो क्या होगा, रोटेशन ऑफ मिरर देखते रहना, ध्यान देना। मिरर को रोटेट करें तो रिफ्लेक्टेड रे हमारा किस डायरेक्शन में रोटेट होगा और कितना एंगल रोटेट होगा, हम लोगों को ये जानना है। तो जरा ध्यान देना, हमारे पास में ये एक प्लेन मिरर है, हमारे पास में ये एक प्लेन मिरर है। इस प्लेन मिरर पर मैंने एक रे इंसिडेंट करवा दिया है। इस प्लेन मिरर पर मैंने एक रे इंसिडेंट करवाया। कभी भी रिफ्लेक्शन करवाना हो तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल। तो रिफ्लेक्शन करवाने के लिए मैंने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। नॉर्मल और इंसिडेंट रे, ये हमारा कौन सा रे है, इंसिडेंट रे। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। हमें पता है नॉर्मल के एक साइड अगर इंसिडेंट रे है तो नॉर्मल के दूसरे साइड में क्या आने वाला है, रिफ्लेक्टेड रे आएगा। नॉर्मल के एक साइड इंसिडेंट रे रहता है तो नॉर्मल के दूसरे साइड रिफ्लेक्टेड रे आएगा। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को हम लोग क्या नाम देते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को क्या नाम दे दिया जाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाएगा। अब मैं देख पा रहा हूं ना, जब प्लेन मिरर हॉरिजॉन्टल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना था, आर। अब मैं चाहता ये हूं अगर मैं प्लेन मिरर को रोटेट करूं ना और इंसिडेंट रे को चेंज ना किया जाए, तो मैं ये डिस्कस करना चाहता हूं कि जरा देखें हमारा रिफ्लेक्टेड रे कितना रोटेट होगा प्लेन मिरर के रोटेशन से। तो चलो, मैंने प्लेन मिरर का रोटेशन कर दिया है क्लॉकवाइज में थीटा एंगल। प्लेन मिरर को मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल रोटेट कर दिया। अच्छा, थीटा किसका रोटेशन है, रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मैं लिख भी दूं, थीटा हमारा है एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर, एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर इन क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज सेंस में प्लेन मिरर के रोटेशन को मैं क्या नाम दे रहा हूं, थीटा मैंने कह दिया। अब जरा एक बात बताना, जब प्लेन मिरर हमारा हॉरिजॉन्टल था तो नॉर्मल कैसा आया है, वर्टिकल। देखो, जब प्लेन मिरर हॉरिजॉन्टल था तो हमारा नॉर्मल कैसा था, वर्टिकल। जरा देखना, अगर प्लेन मिरर जो हॉरिजॉन्टल में था ना, अगर प्लेन मिरर को मैं क्लॉकवाइज रोटेट करूं, प्लेन मिरर को अगर मैं क्लॉकवाइज रोटेट करूं तो हमारा नॉर्मल भी कैसा रोटेट होगा, क्लॉकवाइज ही रोटेट होगा। और अगर प्लेन मिरर को मैं हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल करूं तो हमारा नॉर्मल वर्टिकल से कैसा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल। तुम कहोगे सर जब कभी भी प्लेन मिरर रोटेट किया जाएगा तो उसी सेंस में हमारा नॉर्मल भी रोटेट करता है, और नॉर्मल इस तरह से रोटेट करता है कि वो हमेशा प्लेन मिरर के कैसे रहे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहे। नॉर्मल हमारा हमेशा इस तरह रोटेट करेगा। तो अगर प्लेन मिरर को मैंने क्लॉकवाइज में थीटा एंगल रोटेट किया है ना, तो हमारा नॉर्मल भी थीटा एंगल ही रोटेट हो जाएगा क्लॉकवाइज सेंस में। तो पुराना नॉर्मल हमारा एन था और नए नॉर्मल को मैंने क्या कह दिया है, एन डैश कहा हुआ है। एक बार दोबारा देखो, अगर प्लेन मिरर को मैं 90 डिग्री रोटेट कर रहा हूं तो हमारा नॉर्मल भी कितना रोटेट कर रहा है, 90 डिग्री। सेम सेंस में
तो अगर मैंने प्लेन मिरर को क्लॉकवाइज में थीटा एंगल रोटेट किया है ना, तो नॉर्मल भी हमारा क्लॉकवाइज में कितना रोटेट हो जाएगा, थीटा रोटेट होगा। अब देखना मैं इंसिडेंट रे को छेड़ नहीं रहा हूँ, जरा ध्यान से अगर देखा जाए ना, हमारा ये इंसिडेंट रे है, ये हमारा नॉर्मल है, तो पुराने नॉर्मल से इंसिडेंट रे कितने एंगल पे था, आई एंगल पे है। तो नए नॉर्मल से अब बताना इंसिडेंट रे कितने एंगल पर हो जाएगा, तो तुम कहोगे सर नए नॉर्मल से इंसिडेंट रे हमारा रहेगा आई प्लस थीटा एंगल पे, यानी नया एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा कितना हो चुका है, आई प्लस थीटा। अगर नया एंगल ऑफ इंसिडेंस आई प्लस थीटा है, तो नया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, तुम कहोगे सर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे क्या रहते हैं, सेम। तो नया एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आई प्लस थीटा है, तो नया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, आई प्लस थीटा। और हमारा ये नए नॉर्मल से नया रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल बना रहा होगा, आई प्लस थीटा एंगल बना रहा होगा। जरा एक बात का और ध्यान देना, जो पुराने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को मैंने आर लिखा है ना, मन करे तो चाहे तो हम इस पुराने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को आर कहें या आई कह दें, उससे कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या रहता है, सेम। तो जरा ध्यान देना, मैंने मिरर को थीटा एंगल रोटेट किया ना, तो हमारा नॉर्मल भी क्लॉकवाइज में थीटा रोटेट हो गया, यानी नया एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बना, आई प्लस थीटा। तो नया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना बन गया, आई प्लस थीटा बना है। मैं जानना ये चाहता हूं ना, हमारा रिफ्लेक्टेड रे कितना रोटेट हुआ, इसका मतलब क्या, ये पुराना रिफ्लेक्टेड रे, ये नया रिफ्लेक्टेड रे। तो मैं ये देख पा रहा हूं ना, अगर मैंने मिरर को क्लॉकवाइज में रोटेट किया है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी कैसे रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज में ही रोटेट हुआ है। पर मैं अब ये जानना चाहता हूं, अगर मैंने प्लेन मिरर को थीटा एंगल रोटेट किया है ना, तो हमारा मिरर हमारा कितना एंगल रोटेट होगा, सेंस तो दोनों का सेम है। प्लेन मिरर अगर क्लॉकवाइज रोटेट हुआ, तो रिफ्लेक्टेड रे भी कैसा रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज। अब मैं ये निकालना चाहता हूं, अगर प्लेन मिरर हमारा क्लॉकवाइज में थीटा एंगल रोटेट हुआ है, तो रिफ्लेक्टेड रे क्लॉकवाइज में कितना रोटेट होगा, ध्यान देना, जरा ध्यान से देखना। अच्छा एक बात बताना, आई प्लस थीटा नए नॉर्मल और नए रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल है, पुराने नॉर्मल और पुराने रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल कितना है, आई। पुराना नॉर्मल और नए नॉर्मल के बीच का एंगल कितना है, थीटा। मैं पूछूं नए नॉर्मल और पुराने रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल कितना होगा, तो तुम कहोगे सर आई माइनस थीटा करेंगे तो ये एंगल आएगा। अब जरा ध्यान देना, नए नॉर्मल और नए रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल आई प्लस थीटा, नए नॉर्मल और पुराने रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल आई माइनस थीटा। आई प्लस थीटा में से आई माइनस थीटा माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, टू थीटा। और मुझे क्या दिख रहा है, हमारा रिफ्लेक्टेड रे क्लॉकवाइज में कितना रोटेट हो गया, टू थीटा। तो आज के बाद हम रिजल्ट याद करेंगे क्या, कि अगर मैं प्लेन मिरर को थीटा एंगल रोटेट करूँ ना, तो उसी सेंस में, उसी सेंस का मतलब क्या, अगर मिरर हमारा क्लॉकवाइज में रोटेट हुआ है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी हमारा क्लॉकवाइज में ही रोटेट होगा। और कितना एंगल रोटेट होगा, थीटा का डबल एंगल, टू थीटा हमारा मिरर रोटेट हो जाएगा। तो मैं रिजल्ट लिख रहा हूं, जरा ध्यान देना। इफ प्लेन मिरर is rotated through an angle theta, if plane mirror is rotated through an angle theta, then reflected ray also rotate in same sense by an angle of टू थीटा। तो हमारा जो रिफ्लेक्टेड रे वो उसी सेंस में टू थीटा एंगल रोटेट हो जाएगा। ये पहला केस हमने देखा, जब रोटेशन ऑफ मिरर करते हैं ना, तो हमारा रिफ्लेक्टेड रे उसी सेंस में टू थीटा रोटेट होगा। अब चलो मिरर को ना रोटेट करके मैं इंसिडेंट रोटेट करूंगा, यानी नेक्स्ट हमें किसका रोटेशन पढ़ना है, रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे। और अगर इंसिडेंट रे को रोटेट करें ना, तो मैं ये जानना चाहता हूँ हमारा रिफ्लेक्टेड रे कितना रोटेट होगा और किस सेंस में रोटेट होगा। जरा ध्यान देना, इस बात को हमें डिस्कस करना है। आराम आराम से देखें, हमारे पास में एक प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर पे मैंने एक रे इंसिडेंट करवाया। जब कभी भी ये इंसिडेंट रे
जब कभी भी रे इंसिडेंट होता है तो मैं क्या करता हूँ, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे रिफ्लेक्शन करवाने के लिए नॉर्मल ड्रॉ करूंगा। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को आई कहते हैं। नॉर्मल के एक साइड हमेशा इंसिडेंट रे होगा, तो नॉर्मल के दूसरे साइड हमेशा रिफ्लेक्टेड रे रहेगा। और उसके अलावा मैं कह रहा हूँ, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना रहेगा, आई ही रहने वाला है। अब जरा ध्यान देना, अब हमें किसका रोटेशन करना है, इंसिडेंट रे का। चलो मैंने इंसिडेंट रे को क्लॉकवाइज में थीटा रोटेट कर, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज में कितना रोटेट कर दिया, थीटा। इंसिडेंट रे को अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज में थीटा रोटेट कर दूं, अच्छा बताना क्या इंसिडेंट रे के रोटेशन से हमारा नॉर्मल चेंज होगा? नहीं, नॉर्मल तब रोटेट करता है, तब चेंज होता है जब मिरर रोटेट हो। मिरर अगर रोटेट ना हो और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वही रहे ना, तो इंसिडेंट रे चेंज करने पर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज होगा, ना कि हमारा नॉर्मल चेंज होने वाला है। अच्छा मैं पूछूं, नया एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना? तुम कहोगे सर ये एंगल आई, ये थीटा, तो नया एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, आई प्लस थीटा। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई प्लस थीटा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा, नॉर्मल तो चेंज नहीं हुआ, तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना बनकर आ जाएगा, आई प्लस थीटा। अच्छा मुझे क्या निकालना है कि जब मैंने इंसिडेंट रे को एंटी क्लॉकवाइज में थीटा एंगल रोटेट किया तो मुझे ऐसा दिख रहा है हमारा रिफ्लेक्टेड रे कैसा रोटेट हुआ, अपोजिट सेंस यानी क्लॉकवाइज। क्या देख पा रहा हूं मैं, अगर इंसिडेंट रे को मैंने एंटी क्लॉकवाइज में थीटा रोटेट किया ना, तो हमारा रिफ्लेक्टेड रे क्लॉकवाइज में रोटेट हो रहा है। अब कितना एंगल रोटेट होगा इसको जरा ध्यान देते हैं। तो ये पूरा एंगल आई प्लस थीटा, ये आई, तो हमारा रिफ्लेक्टेड रे कितना रोटेट हुआ, थीटा। मैंने क्या देखा, अगर इंसिडेंट रे को एंटी क्लॉकवाइज में थीटा रोटेट करोगे ना, तो रिफ्लेक्टेड रे क्लॉकवाइज में कितना रोटेट होगा, थीटा ही एंगल रोटेट होने वाला है। अच्छा मिरर के रोटेशन में क्या देखा था, अगर मिरर को मैं क्लॉकवाइज में थीटा रोटेट करूँ ना, तो रिफ्लेक्टेड रे कितना रोटेट हो रहा था, क्लॉकवाइज में ही 2 थीटा हमारा रिफ्लेक्टेड रे रोटेट कर रहा था। अब मैं अगर ये रिजल्ट लिखूं, क्या लिखूंगा, इफ इंसिडेंट रे is rotated, if incident ray is rotated through an angle theta, then reflected ray also rotate in opposite sense through an angle 2 थीटा। यानी अगर इंसिडेंट रे को थीटा एंगल, सॉरी 2 थीटा नहीं, थीटा थीटा, अगर इंसिडेंट रे को थीटा एंगल क्लॉकवाइज रोटेट किया जाए ना, तो रिफ्लेक्टेड रे हमारा एंटी क्लॉकवाइज में कितना रोटेट होगा, थीटा ही रोटेट होगा। अगर मिरर को क्लॉकवाइज में 2 थीटा रोटेट किया जाए तो हमारा रिफ्लेक्टेड रे भी क्लॉकवाइज में कितना रोटेट होगा, 2 थीटा रोटेट होगा। यानी मिरर के रोटेशन करने पर सेंस नहीं चेंज होता, पर डबल रोटेट होता है। इंसिडेंट रे के रोटेट करने पर सेंस अपोजिट हो जाता है, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशन क्या रहता है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट्स का रोटेशन था। आगे बढ़ते हैं, इस पर एक सब छोटा सा सवाल होगा, एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं, फिर अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन पर ध्यान दी जरा, क्या है ध्यान देना। क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, फिगर शो प्लेन मिरर ऑन विच अ लाइट रे इज इंसिडेंट इफ द इंसिडेंट रे इज टर्न्ड बाय 5 डिग्री। जरा ध्यान देना, इंसिडेंट रे हमारा क्लॉकवाइज में कितना रोटेट कर रहा है, इंसिडेंट रे हमारा क्लॉकवाइज में 5 डिग्री रोटेट कर रहा है। जरा बताना, अगर इंसिडेंट रे रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे मुझे शायद निकालना होगा, पहले मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ लेता हूं, एक बार पढ़ लो। कह रहा हमारा इंसिडेंट रे क्लॉकवाइज में कितना रोटेट किया गया है, 5 डिग्री रोटेट किया गया है, एंड द मिरर बाय 10 डिग्री एज शोन। और मिरर भी हमारा क्लॉकवाइज में कितना रोटेट किया गया, 10 डिग्री। फाइंड द एंगल टर्न बाय द रिफ्लेक्टेड रे, हमें रोटेशन ऑफ एंगल बताना है, रिफ्लेक्टेड रे कितना हमारा रोटेट करेगा। तो हमने क्या पढ़ा है, जितना इंसिडेंट रे रोटेट करोगे ना, उसके अपोजिट सेंस में हमारा कौन रोटेट होगा,
रिफ्लेक्टेड रे रोटेट होगा, तो अगर इंसिडेंट रे को मैंने क्लॉकवाइज में रोटेट किया है तो रिफ्लेक्टेड रे हमारा कैसा रोटेट होगा, एंटी क्लॉकवाइज में, और सेम वैल्यू रोटेट करेगा। चलो मैं एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लिख देता हूँ, तो हमारा -5 डिग्री नेगेटिव में रहेगा। इसके बाद हमने क्या देखा, अगर प्लेन मिरर को मैं क्लॉकवाइज में 10 डिग्री रोटेट कर रहा हूं ना, तो रिफ्लेक्टेड रे हमारा क्लॉकवाइज में ही रोटेट होगा, लेकिन उसका डबल। तो अगर प्लेन मिरर 10 डिग्री रोटेट हुआ है तो रिफ्लेक्टेड रे कितना रोटेट होगा क्लॉकवाइज में, 20। मैंने क्लॉकवाइज को प्लस लिखा, एंटी क्लॉकवाइज को माइनस। सॉल्व करके हमारा आंसर कितना आ गया, 15 डिग्री। प्लस में आने का मतलब इफेक्टिवली हमारा जो रिफ्लेक्टेड रे है वो क्लॉकवाइज में कितना रोटेट हो जाएगा, तो रिफ्लेक्टेड रे हमारा क्लॉकवाइज में 15 डिग्री रोटेट कर रहा होगा। ठीक है ना। अगर ये इतना हुआ तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा रिजल्ट है, ये रिजल्ट सुन लेना क्या है। ये रिजल्ट मैं बोल देता हूँ, एक्सप्लेन प्रूफ भी किया जा सकता है, लेकिन हाँ थोड़ा फास्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो मैं प्रूफ वगैरह में नहीं जा रहा हूँ। रिजल्ट है क्या, अगर मुझे अपना पूरा का पूरा हाइट एक प्लेन मिरर में देखना है ना, तो प्लेन मिरर और भी मेरे पैरेलल अगर रखा जाए तो प्लेन मिरर का जो मिनिमम हाइट होगा मेरे हाइट का हाफ, यानी अगर मेरा हाइट h है तो प्लेन मिरर का पैरेलल जो कि रखा हुआ है उसकी मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए। अगर मैं पूरे ऑब्जेक्ट पूरे अपने आप को पूरा इमेज देखना चाहता हूँ तो मिरर का कम से कम हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट का हाफ होना चाहिए। यानी मेरे कहने का मतलब है, अगर हमारे पास एक ये ऑब्जेक्ट है h हाइट का, तो प्लेन मिरर इसका पैरेलल प्लेन मिरर इसका पूरा इमेज तभी बना पाएगा जब मिरर का हाइट कितना रहेगा, मिनिमम h/2 रहेगा। तो हमारा पैरेलल प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट के हाइट को बना लेगा। तो कम से कम मिरर का हाइट हमारा इतना चाहिए जब मिरर को पूरा कंप्लीट हाइट बनाना हो तो। ठीक है ना। छोटा सा रिजल्ट था, हमने याद कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे। हमने रोटेशन ऑफ मिरर और रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे देखा। अब नंबर ऑफ इमेज का फार्मूला हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं कि दो प्लेन मिरर के बीच में नंबर ऑफ इमेज कितने बनेंगे। देखो इसका एक स्टैंडर्ड फार्मूला डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ। मान लिया हमारे पास में दो प्लेन मिरर M1 M2 है। पहला प्लेन मिरर M1, दूसरा प्लेन मिरर M2। इन दोनों मिरर के बीच का एंगल कितना है, थीटा। अच्छा जरा बताना यहाँ थीटा क्या है, तो तुम कहोगे सर थीटा है एंगल बिटवीन प्लेन मिरर, एंगल बिटवीन द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के बीच का एंगल हमारा कितना दिया गया है, थीटा एंगल मुझे गिवन है। ये जो दो प्लेन मिरर है ना, इन दोनों प्लेन मिरर के बीच का एंगल मुझे कितना दिया है, थीटा। मैं क्या कह रहा हूँ, नंबर ऑफ इमेज निकालना है ना, तो नंबर ऑफ इमेज को मैं स्मॉल n लिखूंगा हमेशा। नंबर ऑफ इमेज को मैं हमेशा क्या लिखने वाला हूँ, स्मॉल n लिखने वाला हूँ। और कभी भी नंबर ऑफ इमेज निकालना हो ना, तो उसका पहला स्टेप है, स्टेप फर्स्ट हमारा है, कभी भी दो प्लेन मिरर के बीच में नंबर ऑफ इमेज निकालना हो तो फर्स्ट स्टेप हमारा होता है कैपिटल N फाइंड करना। क्या फाइंड आउट करना होगा हमें, फाइंड कैपिटल N, और कैपिटल N का फार्मूला होगा 360 डिग्री डिवाइड बाई थीटा। बस इस फार्मूले में रखने में इस बात का ध्यान देना, अगर ऊपर 360 डिग्री लिखा है ना, तो नीचे भी हमारा एंगल किस में होना चाहिए, डिग्री में चाहिए, एंगल रेडियन में नहीं चलेगा। तो मैं क्या निकालूंगा, अच्छा कैपिटल एन नंबर ऑफ इमेज नहीं है, नंबर ऑफ इमेज को मैंने क्या कहा, क्या लिखना, स्मॉल एन। तो तुम सबसे पहले कैपिटल एन निकालना। अच्छा 360 में अगर थीटा से डिवाइड करोगे, थीटा से डिवाइड करके मुझे लग रहा है तीन तरीके के आंसर पॉसिबल है। पहला इंटीजर आए लेकिन इवन इंटीजर आए, दूसरा ऑड इंटीजर आंसर आ जाए, तीसरा आंसर हमारा डेसिमल में आ जाए। तो मुझे ऐसा लगता है जब मैं कैपिटल एन फाइंड आउट करूंगा ना, तो तीन तरीके के आंसर पॉसिबल हैं, इवन नंबर आंसर आ जाए, ऑड नंबर आंसर आ जाए, इसके अलावा फ्रैक्शन में या डेसिमल में हमारा आंसर आ जाए। तो चलो मैं स्टेप 2 नंबर ऑफ इमेज निकालना सिखाता हूँ, और इसमें मुझे लग रहा 3-4 केस बनने वाले हैं। पहला केस हमारा क्या बनेगा, तो तुम कहोगे सर पहला केस बना जो n निकाला ना वो इवन नंबर आ जाए। अगर हमने, अच्छा n निकालने का फार्मूला क्या, 360 डिग्री डिवाइड बाई थीटा। हम निकालना क्या चाह रहे हैं कि दो प्लेन मिरर के बीच में अगर एक ऑब्जेक्ट को रखा जाए और प्लेन मिरर के बीच का एंगल थीटा हो, तो इस ऑब्जेक्ट के नंबर ऑफ इमेज कितने बनेंगे वो मैं जानना चाहता हूँ। तो मैंने कहा चलो फर्स्ट केस हम लोग मानते हैं ना कि 360 बाई थीटा जब मैंने निकाला कैपिटल ने वो इवन नंबर आ गया, और अगर वो इवन नंबर आएगा ना तो नंबर ऑफ इमेज हमारे कितने बनेंगे, देन नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल n इज इक्वल टू कितना, कैपिटल N -1।
यानी अगर कैपिटल एन का वैल्यू 6 आया तो नंबर ऑफ इमेज क्या होगा 5, कैपिटल एन का वैल्यू 8 आया तो नंबर ऑफ इमेज कितने होंगे 7। एक आंसर कम क्यों होता है, क्योंकि हमारे जो सारे इमेज बनते हैं ना वो एक सर्कल के सरकमफेरेंस पर बनते हैं, और उस सर्कल का सरकमफेरेंस पे ना जब एन इवन आता है तो दो इमेज एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर जाते हैं, और कोइंसाइड करने की वजह से उसे दो इमेज काउंट ना करके मैं कितने इमेज काउंट करता हूँ, एक इमेज काउंट करूंगा। और सर यहाँ से मुझे ये भी समझ में आ गया ना कि सारे के सारे इमेजेस, all images reside circumference of circle, और जब n इवन आता है तो हमारे दो इमेज एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करते हैं, और इस केस में उसे दो इमेज काउंट करके ना करके एक इमेज काउंट करते हैं, और सारे इमेज एक दूसरे से सिमेट्रिसिटी पर होते हैं। तो अगर कैपिटल एन इवन आया तो रटो नंबर ऑफ इमेज कितना रहेगा n-1। ऐसे केस सेकंड बनता है, मान लिया कैपिटल एन हमारा ऑड आ जाए, हमने डिवाइड किया और डिवाइड करके मान लिया आंसर कितना आ गया 5 आ गया, 7 आ गया, 9। तो जब कैपिटल एन का वैल्यू ऑड आएगा ना तो इसमें दो केस बनेंगे, यानी इसमें सब केस फर्स्ट आएगा और एक सब केस सेकंड आएगा। सब केस फर्स्ट क्या कहता है कि जो सब केस फर्स्ट क्या कहता है ना, जब एन ऑड नंबर आए तब हमें ऑब्जेक्ट का पोजीशन देखना होगा। क्या देखना होगा, सब केस फर्स्ट कहता है इफ ऑब्जेक्ट इज एट angular bisector line, if object is at angular bisector line, अगर ऑब्जेक्ट हमारा एंगुलर बाइसेक्टर लाइन पे, एंगुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या, अगर दोनों मिरर के बीच का एंगल थीटा है ना और ऑब्जेक्ट हमारा θ/2 वाली लाइन पर हो जाए, इसके ऊपर भी नहीं इसके नीचे भी नहीं, एग्जैक्ट θ/2 वाला लाइन ड्रॉ करूं और ऑब्जेक्ट उसी लाइन पर अगर आ रहा हो ना एंगुलर बाइसेक्टर लाइन पे, तो देन नंबर ऑफ इमेज होगा, देन नंबर ऑफ इमेज हमारे बनेंगे n-1, यानी इस केस में हमारे दो इमेज आपस में कोइंसाइड हो जाते हैं। सब केस सेकंड हमारा बनता है इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट एट एंगुलर बाइसेक्टर लाइन, अगर ऑब्जेक्ट हमारा एंगुलर बाइसेक्टर लाइन पे ना रहे ना तो देन नंबर ऑफ इमेज हमारे कितने बनेंगे, देन नंबर ऑफ इमेज n इज इक्वल्स टू हो जाएगा कैपिटल। अगर ऑब्जेक्ट इस एंगुलर बाइसेक्टर लाइन के ऊपर या नीचे रहा तो नंबर ऑफ इमेज क्या रहेगा, जो कैपिटल एन निकाला 360 डिग्री बाई थीटा वाले फार्मूले से उतना ही आंसर होगा। एक केस थर्ड भी बनता है, क्योंकि मुझे पता कैपिटल एन निकालूंगा या तो इवन आएगा, ऑड आएगा, या फ्रैक्शन या डेसिमल में आएगा। हमारा कैपिटल एन क्या आ जाए, फ्रैक्शन या डेसिमल में अगर आया ना तो नंबर ऑफ इमेज हमारा हो जाएगा, देन नंबर ऑफ इमेज हमारे बनेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर n। ये साइन किसका है, ये साइन हमारा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या है, मान लिया हमारा आ गया 3.5 तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होता है 3। मान लिया हमारा आंसर आ गया 7.999 तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा 7। मान लिया आंसर आ गया 7.22 तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा 7। ठीक है ना, तो इतना मैंने बताया, एक बार दोबारा सुन लो फिर मैं एक सवाल करके दिखा दूं, फिर हम लोग ताकि आगे बढ़ जाएंगे। तो मैंने कहा कभी भी दो प्लेन मिरर के बीच का एंगल निकालना हो ना, हमेशा सबसे पहले कैपिटल एन फाइंड आउट करना। कैपिटल एन का फार्मूला क्या है, 360 डिग्री डिवाइड बाई थीटा। ये वैल्यू या तो हमारा इवन आएगा, ऑड आएगा, या डेसिमल या फ्रैक्शन में बनने वाला है। तो अगर कैपिटल एन इवन नंबर आए तो नंबर ऑफ इमेज कितने रहेंगे n-1। अगर कैपिटल एन ऑड आया ना तो इसमें दो सब केस बनेगा। फर्स्ट सब केस क्या होगा कि हमारा ऑब्जेक्ट एंगुलर बाइसेक्टर वाली लाइन पर रहेगा तो नंबर ऑफ इमेज n-1। ऑब्जेक्ट इस बाइसेक्टर वाले लाइन के ऊपर या नीचे रहा तो नंबर ऑफ इमेज कैपिटल एन के इक्वल होगा। और अगर मैंने कैपिटल एन निकाला वो फ्रैक्शन में आ गया तो नंबर ऑफ इमेज क्या होगा, इंटीजर पार्ट ऑफ दैट फ्रैक्शन। और इंटीजर पार्ट हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब आगे आते हैं सवाल पे। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देंगे जरा। हाँ, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कैलकुलेट
नंबर ऑफ इमेज बिटवीन प्लेन मिरर वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द मिरर, थीटा हमारा मिरर के बीच का एंगल है। फर्स्ट क्वेश्चन में देखना, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमें थीटा कितना दिया 60, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, कैपिटल एन का फार्मूला 360 डिग्री डिवाइड बाई थीटा बस थीटा डिग्री में रखना, थीटा मुझे 60 डिग्री दिया ना तो अच्छी बात है, डिवाइड करना कितना आ जाएगा 6, ये इवन नंबर आया ना, और जब कभी भी इवन नंबर आए तो नंबर ऑफ इमेज कितना होता है n-1, यानी इस केस में नंबर ऑफ इमेज हमारे कितने बन जाएंगे 5। ऐसे सेकंड क्वेश्चन देखना, थीटा कितना कह रहा है 72 डिग्री, अच्छा अगर थीटा 72 डिग्री हो तो कैपिटल एन निकालें कितना 360 डिग्री डिवाइड बाई 72, 72 से अगर मैं डिवाइड करूं तो मुझे लग रहा कितना आएगा 5। अच्छा ये इवन आया है ऑड, जब इवन ऑड की बात आ जाए ना तो तुम्हें चेक करना बाइसेक्टर कितना होगा, अच्छा 72 का बाइसेक्टर वाले लाइन कितने पर आएगा 36 पे, यानी ऑब्जेक्ट 36 डिग्री पे रहा तो एक इमेज कम बनेगा, ऑब्जेक्ट 36 डिग्री के ऊपर या नीचे कहीं भी रहा तो नंबर ऑफ इमेज क्या रहेंगे, जो कैपिटल एन आया है। देखना ऑब्जेक्ट कितने डिग्री पे कह रहा है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक मिरर से 40 डिग्री पर है, जबकि बाइसेक्टर 72 का कहाँ मिलेगा 36 डिग्री पर मिलेगा ना, तो ऑब्जेक्ट अगर बाइसेक्टर पे नहीं है तो नंबर ऑफ इमेज कैपिटल एन होता है, यानी नंबर ऑफ इमेज कितने आ जाएंगे 5। ऐसे थर्ड क्वेश्चन में भी देखना, थीटा हमें कितना दिया है 72, 72 से डिवाइड करोगे दोबारा से हमारा कितना बन जाएगा 5, और ऑड बने तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन देखना है, अगर ऑब्जेक्ट हमारा 36 डिग्री पे हुआ तो नंबर ऑफ इमेज n-1, नहीं तो n ही रहेगा, और इस केस में देखो ऑब्जेक्ट कितने डिग्री पे कह रहा है 36 डिग्री पे ना, और अगर ऑब्जेक्ट 36 डिग्री पर हो तो नंबर ऑफ इमेज कितना होता n-1, यानी इस केस में नंबर ऑफ इमेज हमारे कितने बनकर आ जाएंगे 4, और अगर फ्रैक्शन में आता तो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर बन सकता था वही हमारे नंबर ऑफ इमेज हो जाते हैं। तो आज अभी तक हम लोगों ने दो टॉपिक पढ़ा, एक तो रोटेशन ऑफ मिरर या रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे से क्या होगा, तो मिरर के रोटेशन से उसी डायरेक्शन में हमारा रिफ्लेक्टेड रे रोटेट होता है लेकिन डबल एंगल से, इंसिडेंट रे के रोटेशन से अपोजिट सेंस में हमारा रिफ्लेक्टेड रे रोटेट होगा लेकिन सेम एंगल से जितने से हमारा इंसिडेंट रे रोटेट हुआ है। उसके बाद नंबर ऑफ इमेज हमने निकालना सीखा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, रिफ्लेक्शन थ्रू टू पैरेलल प्लेन मिरर। अगर हमारे पास में दो पैरेलल प्लेन मिरर होना तो उससे रिफ्लेक्शन हमें करवाना है। हम लोग जानना चाहते हैं, अभी तक क्या देखा, जब दो मिरर इंक्लाइन थे ना किसी एंगल पे तो नंबर ऑफ इमेज निकालना सीखा। अब हम लोग जानना चाहते हैं अगर दो मिरर पैरेलल होना तो नंबर ऑफ इमेज कितने बनेंगे और उन इमेज में कैसे क्या रिलेशन बनेगा, कैसे सवाल किए जा सकते हैं, क्या सवाल करने की हम लोग ये भी कोशिश करने वाले हैं। तो ध्यान देना, हमारे पास में दो पैरेलल मिरर, हमारे पास में दो पैरेलल प्लेन मिरर है, ये फर्स्ट प्लेन मिरर M1, ये सेकंड प्लेन मिरर M2, इन दोनों प्लेन मिरर के बीच का सेपरेशन है कैपिटल D। इन मिरर के बीच में एक ऑब्जेक्ट O रखा गया है जो मिरर M1 से x डिस्टेंस पर है, दूसरा उसी वही ऑब्जेक्ट मिरर M2 से सॉरी वही ऑब्जेक्ट हमारा मिरर M2 से y डिस्टेंस पर है। अब मैं इमेजेस बनाना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं नंबर ऑफ इमेज निकालना चाहता हूँ ना, तो नंबर ऑफ इमेज निकालने के लिए क्या फार्मूला है, कभी भी नंबर ऑफ इमेज निकालना हो ना तो मैंने क्या कहा है कैपिटल N निकालना। अच्छा अगर मिरर पैरेलल है तो उनके बीच का एंगल कितना 0, और 0 से डिवाइड करोगे n इन्फिनिटी आ गया, n इन्फिनिटी आने का मतलब क्या नंबर ऑफ इमेज कितने बन गए इन्फिनिटी। तो आज के बाद हम याद रखेंगे अगर हमारे पास दो पैरेलल प्लेन मिरर होना तो उनके बीच में नंबर ऑफ इमेज कितने बनने वाले हैं, इन्फिनिटी नंबर ऑफ इमेज बनने वाले हैं। अब मैं वो इमेज बनाकर दिखाना चाहता हूँ, और हमने प्लेन मिरर से इमेज का प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ, देखना प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन के लिए हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था, एक बार सुन लो। तो जब कभी भी प्लेन मिरर से इमेज बनाना होना तो रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनता है, ऑब्जेक्ट और इमेज मिरर के अपोजिट साइड में रहते हैं। उसके बाद क्या बताया था, मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से इमेज का डिस्टेंस सेम रहेगा। यहाँ इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज बनेंगे तो मैं कुछ इमेज बनाकर जानना चाहता हूँ। अच्छा मैं पूछूं पहला इमेज M1 बनाएगा या M2, तुम कहोगे सर पहला M1 भी बनाएगा M2 भी बनाएगा। मैं पहले M1 का फर्स्ट इमेज बनाकर नंबर ऑफ इमेज बनाता हूँ, फिर M2 द्वारा फर्स्ट इमेज बनाऊंगा, नंबर ऑफ इमेज बनाकर देखता हूँ। तो जरा ध्यान देना, और यहाँ मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा ना, इनफाइनाइट
इमेज कैसे बनेंगे? जब बहुत सारे रिफ्लेक्शन, हर रिफ्लेक्शन में एक इमेज बनेगा तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। मल्टीपल रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन में क्या होता है ना, जो पहले केस पहला इमेज है वो दूसरे वाले मिरर के लिए क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। दूसरे वाले का जो इमेज है वो पहले के लिए दोबारा क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। इस बात का हम ध्यान रखते हैं। तो पहला इमेज अगर मैं M1 से बनाऊं तो M1 से ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर? x। तो M1 से हमारा इमेज भी कितने डिस्टेंस पर बनेगा? x। तो ये मैंने I1 बना दिया। अच्छा मैं पूछूं I1 है क्या? तो तुम कहोगे सर I1 हमारा फर्स्ट इमेज है किस मिरर का? बाई M1। और जो M1 का फर्स्ट इमेज है ना, वही M2 के लिए क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट ऑफ M2 भी यही रहेगा। अब जरा ध्यान देना, M2 से I1 का डिस्टेंस क्या? देखते रहना। अभी यहाँ मैं टेबल बनाता हुआ चलूंगा। जो इमेज M1 बनाएगा उसको यहाँ नीचे लिखेंगे, जो इमेज M2 बनाएगा उसको यहाँ पर नीचे लिखेंगे। तो M1 हमारा पहला इमेज कहाँ बना दिया? X पे। अच्छा जरा बताना M1 का जो इमेज है वो M2 के लिए किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का। और जरा देखो M2 से ये डिस्टेंस कितना है? ये D प्लस एक्स। और अगर M2 से I1 D प्लस एक्स डिस्टेंस पर है तो M2 जो अगला इमेज बनाएगा I2 ना, वो भी M2 से कितने डिस्टेंस पर बनाएगा? D प्लस एक्स पे। यानी M1 अगर पहला इमेज X पर बनाए तो M2 जो है ना वो दूसरा इमेज कहां पर बनाने वाला है? D प्लस एक्स पर बनाएगा। अब देखो ये I2 मैं पूछ लूं क्या है तो तुम कहोगे सर I2 कुछ भी नहीं, सेकेंड इमेज ऑफ सेकेंड इमेज बाई M2। और M2 का जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट ऑफ क्या हो जाएगा? M1 बनेगा। तो जब M1 ने x डिस्टेंस पर इमेज बनाया तो M2 कितने डिस्टेंस पर उसी इमेज को बना देगा? और उसी ऑब्जेक्ट को D प्लस एक्स पे। अब देखना ये M1 I2 हमारा M1 का ऑब्जेक्ट है नहीं, कितने पर है? D प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 2D प्लस एक्स पे है। तो ये अगला इमेज जो थर्ड इमेज M1 बनाएगा वो कितने डिस्टेंस पर बनाएगा? D प्लस एक्स डिस्टेंस पर बनाएगा। तुम कहोगे सर मुझे इतना समझ में आ रहा है ना, इसमें D ऐड कर दो अगला इमेज निकल कर आएगा। इसमें D ऐड कर दो, D ऐड करोगे 2D प्लस, इसमें D ऐड करो इसका अगला इमेज निकल कर आ जाएगा। इसमें D ऐड कर दो इसका अगला इमेज निकल कर आ जाएगा। ऐसे हमारे नंबर ऑफ इमेज बनते जाएंगे। लेकिन ये प्रोसेस कब चल रहा है? जब फर्स्ट इमेज मैंने किससे बनाया है? X से। अगर फर्स्ट इमेज X से ना बने, फर्स्ट इमेज सॉरी X कह रहा हूँ, फर्स्ट इमेज M1 से ना बने, M2 से बने ना, तो जरा बताना फर्स्ट इमेज M2 से कहाँ बनेगा? ऑब्जेक्ट हमारा y डिस्टेंस पर है ना, तो M2 जो पहला इमेज बनाएगा स्मॉल I1 लिख दो। मैं पूछूं स्मॉल I1 क्या है तो तुम कहोगे सर ये है फर्स्ट इमेज बाई M2 जो पहला इमेज बनाया, और M2 जो पहला इमेज बनाएगा वही हमारे ऑब्जेक्ट हो जाएगा किसका? M1 का। जरा बताना M2 पहला इमेज कितने डिस्टेंस पर बनाएगा? y डिस्टेंस पर M2 पहला इमेज बनाएगा। अब अगर ये I1 M2 का पहला इमेज है ना तो M1 के लिए ऑब्जेक्ट बनेगा कितने डिस्टेंस पर? D प्लस वाई पे। तो ये अगला इमेज M2 का M1 दूसरा इमेज कहाँ बनाएगा? D प्लस वाई डिस्टेंस पर बनाएगा। तुम कहोगे सर यहाँ भी कुछ नहीं हो रहा है, D ऐड होता हुआ जा रहा है। तो उसी बात को मैं क्या लिखूंगा? M2 अगर पहला इमेज Y पे बनाए तो हमारा M1 दूसरा इमेज कहाँ पर बनाएगा? D प्लस वाई। अगर M1 दूसरा इमेज D प्लस वाई पे बना रहा है ना तो M2 तीसरा इमेज कहाँ बनाएगा? 2D प्लस वाई। अगर M2 तीसरा इमेज 2D प्लस वाई पर बनाया है तो M1 चौथा इमेज कहाँ पर बनाएगा? 3D प्लस वाई पे। अगर M1 चौथा इमेज 3D प्लस वाई पे बना रहा है तो M2 चौथा इमेज कहाँ पर बनाएगा? 4D प्लस वाई पे। ऐसे D ऐड करता हुआ मैं नंबर ऑफ इमेज बनाता जाऊंगा। M1 के सारे इमेज M1 के वर्चुअल साइड बनेंगे, M2 के सारे इमेज M2 के वर्चुअल साइड बनने वाले हैं। और ऐसे नंबर ऑफ इमेज कितने बनकर आ जाते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज बनकर आ जाएगा। अच्छा जरा ध्यान देना, ये M1 का फर्स्ट इमेज, M2 का सेकंड इमेज, M3 का M1 का थर्ड इमेज, M1 का फोर्थ इमेज, M1 का फिफ्थ इमेज, ऐसे ये M2 के नंबर ऑफ इमेजेस हमारे हैं। मैं एक सवाल ऐसे रैंडम पूछ रहा हूँ, जरा बताना फोर्थ इमेज ऑफ, मैं सवाल ऐसे पूछ रहा हूँ, ध्यान देना, ऐसे पूछ रहा हूँ, फाइंड सेपरेशन बिटवीन फोर्थ इमेज ऑफ image by M1 and fifth image
M1 का फोर्थ इमेज चाहिए और M2 का फिफ्थ इमेज चाहिए। देखना, M1 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये कौन सा इमेज है? ये हमारा M1 का फोर्थ इमेज है। और M2 का कौन सा चाहिए? फिफ्थ चाहिए ना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये M2 का क्या है? फिफ्थ। मैं पूछूं M1 का फोर्थ कहाँ बनेगा? सर M1 का फोर्थ यहाँ कहीं बनने वाला है। और कितने डिस्टेंस पर बनकर आ रहा है? 3D प्लस। M2 का फिफ्थ कहाँ पर बनेगा? इस साइड बनेगा, कितने पर? 4D प्लस 1। ये M2 का हमारा फिफ्थ। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछा, ये 3D प्लस वाई, ये 4D प्लस वाई और ये प्लस का D, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3D प्लस वाई प्लस D प्लस 4D प्लस। तो इस तरह हमारा अगर पूछ ले तो हम लोग निकाल सकते हैं। हाँ, एक सवाल करते हैं छोटा सा, यही प्लेन मिरर पे। प्लेन मिरर जो नंबर ऑफ इमेज बनाता है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज बनाएगा। देखो क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फोर्थ इमेज ऑफ M1। M1 का हमें कौन सा इमेज चाहिए? फोर्थ। एंड थर्ड इमेज ऑफ M2। M2 का कौन सा इमेज चाहिए? अब देखना, पहला इमेज M1 ये है ना, ये M1 हमारा, ये M2 हमारा। M1 पहला इमेज कहाँ बनाएगा? 2 पे। और स्मॉल d कितना? 3 प्लस 2 5 सेंटीमीटर। तो अगला जो इमेज बनेगा, दूसरा इमेज जो M2 बनाएगा वो कहाँ बनाएगा? 2 प्लस 5 7 सेंटीमीटर पे। तीसरा इमेज जो M1 बनाएगा वो कहाँ बनाएगा? 7 प्लस 5 12 सेंटीमीटर पे। चौथा इमेज जो M2 बनाएगा वो कहाँ बनाएगा? 12 प्लस 5 17। पांचवा इमेज जो M1 बनाएगा वो कहाँ बनाएगा? 17 प्लस 5 22। इसी तरह अगर मैं कहूँ, अगर पहला इमेज हमारा M2 बनाए तो पहला इमेज M2 कितने पर बनाएगा? 3 सेंटीमीटर पे। और अगर पहला इमेज M2 3 पर बनाए तो दूसरा इमेज M1 कहाँ पर बनाएगा? 3 प्लस 5 8 सेंटीमीटर पे। दूसरा इमेज अगर M1 8 सेंटीमीटर पर बना रहा है तो तीसरा इमेज M2 कहाँ बनाएगा? 8 प्लस 5 13 सेंटीमीटर पे। अगर तीसरा इमेज हमारा M2 13 सेंटीमीटर पे बना रहा है तो चौथा इमेज हमारा M1 कहाँ पर बनाएगा? 13 प्लस 5 कितना? 18। और अगर चौथा इमेज हमारा M1 बना रहा है 18 सेंटीमीटर पे, तो पांचवा इमेज हमारा M2 कहाँ पर बनाएगा? 18 प्लस 5 23 सेंटीमीटर पे। ऐसे लगातार चलता जाएगा। हमें M1 का कौन सा इमेज चाहिए? फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये M1 का कौन सा इमेज है? फोर्थ। M2 का कौन सा चाहिए? थर्ड। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब जरा ध्यान देना, M1 का जो फोर्थ इमेज है वो M1 के राइट में होगा, कितने डिस्टेंस पर होगा? 18 सेंटीमीटर पे। ये फोर्थ इमेज है। M2 का जो थर्ड इमेज है वो M2 के लेफ्ट में होगा, कितना? 13 सेंटीमीटर पे। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए, तो जरा बताना बीच का डिस्टेंस कितना? सर ये 13 सेंटीमीटर, ये दोनों मिरर के बीच का 5 सेंटीमीटर, इधर कितना? 18। कितना बनेगा? यानी कितना आ जाएगा? 36 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर निकल कर आ गया। इस तरह हमने इतना मेहनत करके ना पिछले 3-4 लेक्चर में प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन खत्म किया है। अगले लेक्चर से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर। इतना मेहनत करके हमने अभी तक क्या डिस्कस किया है? प्लेन मिरर से जब रिफ्लेक्शन होना, तो प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब रिफ्लेक्शन का नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर, जिसको हम लोग अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। ठीक है।